दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 2019 में 5% प्लस के ग्रोथ से गिरकर 3% ग्रोथ तक कैसे आई और मौजूदा हुकूमत इसकी रिकवरी के लिए क्या इकदाम कर रही है और CPEC का पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और डिक्लाइन को डिस्कस करने के लिए हम 3 मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के जारी करदा रिपोर्ट्स का सहारा लेंगे। इन रिपोर्ट्स में सबसे पहली रिपोर्ट है पाकिस्तान की अपनी स्टेट बैंक की रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट्स में हम IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और पाकिस्तान की गुज़श्ता बजट की रिपोर्ट का सहारा लेंगे। हुकूमत वक्त हर रोज एक नए मंसूबे की इफ्तिताह कर रही है और बार बार पाकिस्तान के अवाम को दिलासे भी दे रही है कि मुश्किल वक्त गुजर चुका है, 2020 पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का साल होगा वगैरह वगैरह। आज के इस वीडियो में हम हुकूमत वक्त की इन रोजाना के इफ्तिताही मुहिम यानी इन मंसूबों की भी हकीकत आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इन मंसूबों में हुकूमत वक्त की कितनी काविशें शामिल हैं और गुज़श्ता हुकूमतों की कितनी काविशें इन मंसूबों में शामिल है, ये भी आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस कंट्री के रिजर्व सबसे ज्यादा अहम होते हैं। रिजर्व्स को अगर हम सिंपल अल्फाज में बताएं तो कुछ इस तरह की डेफिनेशन होगी। फॉरेन रिजर्व्स का मतलब यह है कि किसी भी कंट्री की वो बचत या असासा जो अपनी अखराजात को पूरा करने के लिए रखती है। मसलन पाकिस्तान के पास नवंबर 2019 तक 10.8 बिलियन US थे जो कि 2.7 मंथ्स के अखराजात के बराबर थे। ये फिगर जितना आगे बढ़ता है इतना इस कंट्री को मुस्तहकम करार दिया जाता है और इसके नतीजे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसी कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से हाई रिटर्न तो मुमकिन हो मगर वो कंट्री भी स्टेबल हो। किसी भी कंट्री के पास अपनी मैशियत को स्टेबल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसलन एक ये कि तो कोई दोस्त कंट्री से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई जाए जिससे दूसरे इन्वेस्टर्स का एतमाद में इजाफा हो और मैशियत का पहिया भी मुस्बित सिमत में चल पड़े। दूसरा तरीका ये कि बाहर से आप कर्जा उठा ले कम इंटरेस्ट रेट पर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके इस पैसे से इतना कमा ले कि आप इंटरेस्ट के साथ साथ अपने लिए भी बचा सके। पाकिस्तान की हालिया हुकूमत ने भी यही रास्ता अपनाया है, यानी दूसरों से कर्जे लिए हैं और ये कर्जे जब कम पड़ने लगे तो इन्होंने एक निहायत ही खतरनाक शॉर्टकट अपनाया है जिससे वक्ती तौर पर पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा तो हुआ है मगर इसके लिए पाकिस्तान के अवाम को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी महंगाई की सूरत में। हालिया हुकूमत ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फिगर्स को बढ़ाने के लिए T-बिल्स इशू किए हैं एक नामुनासिब रेट पर। याद रहे इससे पहले की एक हुकूमत ने इनसे कम रेट पर यूरो बॉन्ड्स इशू किए थे तो लोगों ने इस फाइनेंस मिनिस्टर को इकोनॉमिक हिटमैन कहा था। इन साबिक फाइनेंस मिनिस्टर ने 8% पर बॉन्ड्स इशू किए थे जबकि हालिया हुकूमत ने 13.25 पर T-बिल्स इशू किए हैं। इनका तरीका कुछ इस तरह से होता है कि हुकूमत पाकिस्तान एक ग्रांटेड डॉक्यूमेंट इशू करती है और जो लोग इस डॉक्यूमेंट को खरीदते हैं इनको वो तयशुदा मुनाफा अदा करती है। साबिका फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बॉन्ड्स के अगेंस्ट 8% मुनाफा अदा करने की गारंटी दी थी और वो हुकूमत पाकिस्तान ने इन तमाम लोगों को जिन्होंने ये बॉन्ड्स डॉलर्स में खरीदे थे इनको अदा किए थे। जबकि आज की पाकिस्तान की हुकूमत वक्त की माशी टीम ने 13.25 के इंटरेस्ट रेट पर T-बिल्स इशू किए हैं और फॉरेन कंट्रीज के लोग इन T-बिल्स को खरीद रहे हैं क्योंकि दूसरे डेवलप्ड ममालिक में इनकी शहरियों के लिए लोन्स पर मुश्किल से 1% या 2% इंटरेस्ट अदा करना होता है। इसलिए ये लोग बड़ी अमाउंट में मुख्तलिफ फॉरेन बैंकों से लोन्स उठाते हैं और वो पाकिस्तान के इशू करदा T-बिल्स खरीदते हैं क्योंकि इनको अपने बैंकों को जिनसे इन्होंने लोन्स उठाए हैं इनको तो सिर्फ 1 या 2% अदा करना होता है जबकि इन्हीं डॉलर्स के अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान 13.25% का मुनाफा दे रही है। सादा अल्फाज में वो लोग सिर्फ अपने बैंक से लोन उठाकर हुकूमत पाकिस्तान को देते हैं और जब ये T-बिल्स 3 महीने 6 महीने या 1 साल में मेच्योर हो जाए तो 10 से 11% मुनाफा कमाते हैं। इस हुकूमत से पहले ये कानून भी था कि जो लोग इन T-बिल्स में इन्वेस्टमेंट करके हुकूमत पाकिस्तान से कमाते थे इनकी इस कमाई यानी प्रॉफिट से 30% विथ होल्डिंग टैक्स की मद में हुकूमत पाकिस्तान को वापस मिलता था मगर इस हुकूमत ने इन पर लागू होने वाले इस विद होल्डिंग टैक्स को भी 30% से कम करके 10% कर दिया है ताकि पाकिस्तान के अवाम को अच्छी तरह से लूट सके। कोई भी हुकूमत जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो इस कंट्री का मैशियत का पहिया बुरी तरह
मुतासिर होता है। इस हुकूमत ने भी सिर्फ टी बिल्स गोरों को बेचने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है ताकि ये लोगों को ये कहकर बेवकूफ बना सके कि हमने तो पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ा दिए हैं। इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की वजह से छोटा कारोबारी तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और इसके अलावा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद कर रहे हैं और एम्प्लॉइज की तनख्वाहें इनके लिए कम पड़ रही हैं, क्योंकि कारोबारी हजरात के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ा सके, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो 15 से 20% से कम पर किसी कारोबारी को लोन देता हो। और अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इसका आलम यह है कि ऑटोमोबाइल की डिमांड 30 से 40% तक गिर चुकी है, क्योंकि हर बैंक ऑटो फाइनेंस के लिए 29 से 30% तक का इंटरेस्ट रेट लगाता है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री का डिमांड गिर चुका है और इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो रहे हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो मार्केट से पैसा गायब हो जाता है, क्योंकि तमाम कारोबारी लोन्स बंद हो जाते हैं और जब छोटे कारोबारी लोन्स नहीं मिलेंगे तो वो पैसों की कमी की वजह से मैन्युफैक्चरर को डिमांड भी नहीं देंगे और जब मैन्युफैक्चरर के पास डिमांड नहीं आता है तो प्रोडक्शन रुक जाती है और प्रोडक्शन रुक जाए तो लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं। यूं एक ऐसा साइकिल जनरेट होता है जिसको तोड़ देना किसी भी इंडस्ट्री के लिए नामुमकिन हो जाता है। इस साइकिल को सिर्फ हुकूमत वक्त ही तोड़ सकती है। हुकूमत पाकिस्तान ने 13 से 15% इंटरेस्ट बढ़ाए और तमाम कमर्शियल बैंकों से लोन्स उठाए हैं ताकि स्टेट बैंक से लिया गया लोन खत्म कर सके, क्योंकि इन्होंने अपने पिछले बजट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन उठाए थे। अब इसको अदा करने के लिए कमर्शियल बैंकों से लोन लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कारोबार तबाह हो चुका है। इसीलिए कोई भी बैंक किसी भी कारोबारी को लोन ही नहीं देता, क्योंकि हमारी हुकूमत ज्यादा मुनाफा दे रही है, इसलिए तमाम बैंकों ने हुकूमत को लोन दे दिए हैं। हुकूमती नाअहली का दूसरा एंगल ये भी है कि जब बैंक अपने कस्टमर से ज्यादा मुनाफा मांगते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स अपनी एशिया को और महंगी करता है और हमारी हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। दूसरा ये कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इजाफी ड्यूटीज भी लगा दी है, जिसकी वजह से डिमांड में 30 से 40% तक कमी आई है और प्राइसेस 35 से 45% तक बढ़ चुकी हैं। मगर हुकूमत पाकिस्तान इस पर गौर करने के बजाय पहले के हुकूमतों की मंसूबों को ऐलान करके और सीपे के तहत बनने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर अपने नाम की तख्ती लगाने में मसरूफ है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया था। सीपेक के तहत बनने वाले एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में से तकरीबन 10 बिलियन US का इजाफी टैक्स इस हुकूमत ने इकट्ठा किया था, जिसका 60% इन टी बिल्स खरीदने वाले गोरों को मुनाफे की मद में अदा कर चुकी है और जो 40% बचा था वो भी IMF और दूसरे आलमी मालियाती इदारों से लिए गए कर्जों की मुनाफे में चला जाएगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस का बजट इन टी बिल्स के मुनाफे की मद में अदा किए जाने वाली रकम के मुकाबले में अशीर भी नहीं है। इसके अलावा वो साबिका हुकूमतों ने जितने पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोन्स के सिर्फ मुनाफे अदा करने के लिए रखे थे, इस हुकूमत ने इस रकम में तकरीबन 100% इजाफा किया है। यानी अगर साबिका हुक्मरान हुकूमती लोन्स की प्रॉफिट कीमत में मसलन 1.9 बिलियन US पाकिस्तान की टैक्स पेयर से इकट्ठा करके मुख्तलिफ मालियाती इदारों को अदा करती थी, तो इस हुकूमत ने इस रकम को बढ़ाकर 2.9 बिलियन US कर दिए। यानी हम इस साल 2.9 बिलियन US सिर्फ हुकूमत के लिए गए लोन्स का मुनाफा अदा कर देंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने लोन्स नहीं लिए हैं। एक तरफ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर गोरों को नवाज रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाही की तरफ धकेल चुके हैं और अब इन टी बिल्स के मजीद मुनाफे अदा करने के लिए मजीद महंगाई कर देंगे। इन हुकूमती टी बिल्स के खरीदार UK और USA के लोग हैं और अगर किसी भी मरहले पर इन टी बिल्स के खरीदारों ने अपने पैसे वापस लिए एक साथ, तो जिस डॉलर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रहे हैं, उस वक्त डॉलर पता नहीं किस बुलंदी पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये टी बिल्स के खरीदार जब चाहे हुकूमत पाकिस्तान से अपने डॉलर्स वापस उठा सकते हैं और जब ये लोग अपने डॉलर्स वापस मांगेंगे और हुकूमत को 700 से 800 बिलियन डॉलर्स एक साथ अदा करने होंगे तो पाकिस्तान में डॉलर्स की रेट कहां पहुंचेगी। दूसरी बात, ये लोग बार
बार कह रहे हैं कि हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेफिसिट कम किया है। कोई इनसे पूछे ये किस तरह कम किया है। इन्होंने आते ही इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंपोर्ट नहीं करने से नहीं होता। अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप कम करना है तो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाकर करें, फिर मैशियत की ग्रोथ होगी। पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ 5 से 6% के आसपास थी, जो कि गिरकर 3 से 4% तक आ चुकी है। और हालिया दिनों में जारी करदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ये मजीद गिरेगी और 2.5% से 2% के आसपास होगी। IMF की हालिया रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 2% तक महदूद होगी और हुकूमत कह रही है कि इस साल माशी बेहतरी आएगी। माशी बेहतरी का मतलब ग्रोथ होता है, नेगेटिव ग्रोथ नहीं। और इसके अलावा हुकूमती दावों के मुताबिक बेरोजगारी में कमी आएगी। कोई इनसे कहे अगर पाकिस्तान में बेरोजगारी को कम करना है तो पाकिस्तान की मैशियत को कम से कम 7% के हिसाब से ग्रोथ करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की एनुअल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55% क्रॉस कर चुका है, जिसमें से एक बड़ी तादाद खवातीन की है। यहाँ तो जो मर्द हजरात पिछले साल बरसरे रोजगार थे, इनसे भी रोजगार छिन चुका है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले साल की रिपोर्ट में 45% पाकिस्तान की कुल एम्प्लॉयड लोग एग्रीकल्चर के शोबे से वाबिस्ता थे। और इस साल स्टेट बैंक की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ राइस के अलावा तमाम एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ हुई है। यानी इस सेक्टर में जो पाकिस्तान की टोटल GDP का 25% है, इसमें ग्रोथ के बजाय कमी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान के माशी माहिरीन की अजीब मंतक है। पाकिस्तान सालाना $1 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट तो कर सकता है, मगर इस सेक्टर की इस्लाह के लिए $0.5 बिलियन इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा हालिया बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से रिटेलर्स और होलसेलर्स बंद हो रहे हैं, जो पाकिस्तान की टोटल लेबर फोर्स की 14% तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। हुकूमत वक्त बार बार हाउसिंग की बात करती है, मगर सीमेंट और हाउसिंग से रिलेटेड तमाम सेक्टर्स की ग्रोथ नेगेटिव है। रही बात ये रोजाना इफ्तिताह होने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो ये तमाम प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान के दरमियान आज से कई साल पहले तय हो चुके थे। इनमें इनका कोई रोल नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो इसमें भी पहले के निस्बत कमी हुई है, बड़े नहीं है। जितना रियासत पाकिस्तान इनको संभालने की कोशिश कर रही है, इतना ये लोग हिमाकतें कर रहे हैं। साबिका एक हुकूमत ने 8% इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड्स इसलिए इशू किए थे ताकि इन्हीं के यार दोस्त और रिश्तेदार UK और USA के बैंकों से कम रेट पर लोन्स लेकर पाकिस्तान से पैसा कमा सके। मगर मौजूदा हुकूमत ने 13.25% पर T-बिल्स इस नियत से तो इशू नहीं किए हैं ताकि इन्हीं के यार दोस्त बगैर करप्शन किए पैसे कमा सके। तमाम पाकिस्तानियों को इस साल भी CPEC करके गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत वक्त अभी CPEC के मुख्तलिफ मंसूबों पर अपने नाम की इफ्तिताही तख्तियां लगाने से फारिग ही नहीं हुई है, क्योंकि साल के आखिर में CPEC के इन तमाम मंसूबों को जो आज से कई साल पहले तय किए गए थे, मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में इनको अपने नाम से मंसूब करना है ताकि आसानी के साथ इन तमाम को गिनवाकर कारकुनों को बेवकूफ बना सके। हुकूमत का ये भी कहना है कि हम लाखों नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे। कोई इनको बताए ट्रेनिंग के जरूरतमंद तमाम नौजवान 2 वक्त की रोटी कमाने से फारिग नहीं हुए तो CPEC के तहत बनने वाले इन ट्रेनिंग सेंटर्स में आएंगे क्यों? क्योंकि घर का चूल्हा सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं जलता। पाकिस्तान में 70% नौजवान ऐसे हैं जिनको अपने घरेलू अखराजात पूरा करने के लिए 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है और बकिया 30% नौजवानों की प्रोफाइल इतनी बेहतर है कि इनको इन ट्रेनिंग सेंटर्स की जरूरत ही नहीं है। और इसी शरह से महंगाई बढ़ती रही तो जिन नौजवानों के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, इनको ट्रेनिंग सेंटर्स जाना तो दूर की बात है, काम से फारिग होकर घर जाना भी नसीब नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।